ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि एल्गोरिथमिक अप्रोच क्या होती है। ठीक है। हम नॉर्मली जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो एल्गोरिदम से भी हमारा वास्ता पड़ता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो टीम लीडर होता है या मैनेजर होता है वो आपको एक एल्गोरिदम डिजाइन करके दे देता है ऑन पेपर। और वो कहता है ये आपने ये प्रॉब्लम है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है किसी लैंग्वेज के अंदर। किसी लैंग्वेज में उसका कोड लिखना होता है आपने, जावा में, सी शार्प में, वीबी में, पाइथन में, जिस लैंग्वेज में भी आप काम करते हैं आपने उसका कोड लिखना होता है फॉलोइंग द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए। और एल्गोरिदम अगर आपके सामने आ जाए किसी प्रॉब्लम का तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है। समझ लें 90% आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, बिकॉज एल्गोरिदम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। प्रोग्रामर को खुद सोल्यूशन फाइंड नहीं करना पड़ता, सोल्यूशन उसके सामने होता है लेकिन ऑन पेपर होता है, तो उसको उसने कोड की शक्ल में कन्वर्ट करना है, सी प्लस प्लस में या वीबी में या सी शार्प में। ठीक है। एल्गोरिदम जब आप लिख लेते हैं ना तो वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसका कोड लिखा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन एल्गोरिदम। ये है जी एल्गोरिथमिक अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और अभी फिलहाल हम जिस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं उसमें हम सीक्वेंस फ्लो को देख रहे हैं। इसके बाद एक और आएगा कंडीशनल फ्लो। उसके बाद एक और आएगा रेपिटेशन फ्लो। तीन तरह के फ्लो होते हैं, सीक्वेंस, कंडीशनल और रेपिटेशन। तो फिलहाल हमने कौन सा देखना है, सीक्वेंस। तो ये पहले हम एल्गोरिदम को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? An algorithm is a formal way of writing a step-by-step solution to a problem. कोई भी प्रॉब्लम है उसका हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन एक डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द लॉजिक ऑफ द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेगा आपके प्रॉब्लम को। इट इज अ जनरल सोल्यूशन एंड कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वीबी, कहीं भी उसको इंप्लीमेंट कर दें आप। और एक और वर्ड आप सुनेंगे, सूडो कोड। क्या नाम सुनेंगे? सूडो कोड का मतलब क्या होता है? ये इनफॉर्मल वे होता है। एल्गोरिदम होता है फॉर्मल वे, उसके बकायदा फॉर्मल का मतलब ये होता है कुछ रूल्स हैं उसके लिखने के। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, उसके कोई रूल्स नहीं है। आमतौर पे प्रोग्रामर्स को जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है ना, और एल्गोरिदम नहीं दिया जाता, तो पहले वो ऑन पेपर उसका कुछ रफ सा स्केच बनाते हैं कि ये इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। उसको हम कहते हैं सूडो कोड। वो अपनी जुबान में आप लिख सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज, आप एक रफ उसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, एंड सो ऑन। तो एल्गोरिदम में और सूडो कोड में क्या डिफरेंस है? एल्गोरिदम द फॉर्मल वे और सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल वे। अपनी मर्जी से आप उसके किसी रूल्स को फॉलो किए बगैर उसके स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, बल्कि एग्जांपल नहीं है, एक जनरल अप्रोच है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आपने उसको इन स्टेप्स, 6 स्टेप्स हैं उसके जनरल के। फर्स्ट स्टेप तो होता है स्टार्ट। जैसे वॉइड मेन आपने लिखा या इंट मेन लिखा आपने, तो वो स्टार्ट हो गया आपका सोल्यूशन। पहला काम क्या होता है? डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है। जो जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं आपको, आप पूरा प्रॉब्लम देख के एक दफा देख लें कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, वो आप डिक्लेयर कर दें सारे। वैसे इस स्टेप में आप बाद में भी वापस भी आ सकते हैं। ये जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये मुझे कुछ और वेरिएबल्स भी चाहिए, तो फिर आप वापस ऊपर जाके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होगा? इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है। इनपुट वेरिएबल्स यूजिंग, अब सी प्लस प्लस में आप इनपुट कैसे लेंगे? यूजिंग द सीन स्टेटमेंट, जैसे कल हमने प्रोग्राम देखा था। और
अगला स्टेप क्या होगा? परफॉर्म कैलकुलेशंस। अगला स्टेप क्या होगा? जैसे कल जो हमने कैलकुलेशन क्या परफॉर्म की थी, कल हमने टोटल मार्क्स फाइंड किए थे। पहली कैलकुलेशन तो ये हो गई, और फिर हमने परसेंटेज फाइंड की थी, सेकंड कैलकुलेशन वो हो गई। ठीक है। और उसके बाद आखिरी क्या होता है? डिस्प्ले रिजल्ट्स। आप जो जो चीजें यूजर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। ओके, आपने ये जनरल अप्रोच देखी, एल्गोरिदम। ये राइट साइड पे इसका फ्लो चार्ट है, मिल गया। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की। मतलब डायग्राम्स के थ्रू आप अपने प्रोग्राम का फ्लो चेक कर सकते हैं कि पहला पहला काम क्या होगा, उसके बाद काम क्या होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी कुछ सिंबल्स होती हैं फ्लो चार्ट की। स्टार्ट और स्टॉप, इसकी आप सिंबल्स नोट करें, एक जैसी होती हैं। यूं समझ लें राउंडेड रेक्टेंगल है ये। और ये जो बिल्कुल रेक्टेंगल फॉर्मेट में होती है, ये प्रोसेस के लिए होती है। किसके लिए? अगर आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल बनाएंगे बिल्कुल सीधी। लाइक हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं तो वो भी एक प्रोसेस है। हमने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वो भी एक प्रोसेस है। और ये जो इटैलिक रेक्टेंगल्स हैं, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती हैं। तो फिलहाल मैंने आपको तीन सिंबल्स बताई हैं, स्टार्ट और स्टॉप की, प्रोसेस की, और इनपुट आउटपुट की। ये फ्लो चार्ट्स आपको खुद भी बनाने पड़ेंगे, आपको इसके आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। और चौथी सिंबल ये एरो की है। ये एरो जो है ये आपके प्रोग्राम का फ्लो जाहिर करते हैं कि अभी कंट्रोल किस स्टेप से किस स्टेप की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं एल्गोरिदम की। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल है, उसका एक एरिया आपको चाहिए इफ इट्स रेडियस इज गिवन बाय द यूजर। रेडियस आप जानते हैं क्या होता है? उसका जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, सेंटर पॉइंट से लेकर उसके एज तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो अगर यूजर रेडियस एंटर करे तो आपको उसका एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस और पाई का मतलब आप जानते हैं। हाँ जी, क्या फार्मूला है जी एरिया का? तो पाई की वैल्यू आपको पता है, फिक्स है 3.14, और रेडियस यूजर ने दे देना है। तो आपके सामने ये देखें, उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि पहले तो आपने क्या काम करना है? दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। कौन कौन से? अब ये जो वेरिएबल्स के नाम मैंने रखा हुआ है, ये आरईडी और एरिया, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। आर और ए कर लें, इन शॉर्ट कर लें, रेडियस पूरा लिख दें आप, इट्स अप टू यू। अगला स्टेप क्या होता है? आपने इनपुट लेना है, जो जो वेरिएबल्स आपको चाहिए यूजर से वो आप इनपुट ले लेंगे। जैसे कल हमने 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लिए थे। अभी फिलहाल यहाँ पे जस्ट 1 इनपुट रिक्वायर है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि आपने उसको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि आपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवा देना। तो ये जनरल अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अभी जब हम इस जाएंगे कंडीशन वाले चैप्टर में तो हम इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे इस अप्रोच के अंदर। उसमें कंडीशंस भी आएंगी। फिर जब हम लूप्स में जाएंगे तो फिर इसमें मजीद चीजें ऐड होंगी। तो ये वाला जो हमारी स्लाइड है ना, ये भी इसमें 5-6 स्लाइड्स और आएंगी इस प्रेजेंटेशन के अंदर। समझ आ गई बात? ये फ्लो चार्ट समझ आ रहा है इसका? अब हम चलते हैं कोड ब्लॉक्स पे और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रोग्रामेटिकली। ठीक है। इसके साथ साथ हमने कुछ और काम भी करना है। हमने ये 2 प्रॉब्लम्स और भी देखने हैं, और फिर हमने एक प्रॉब्लम ये भी देखना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को C++ के एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना फंस जाते हैं आगे यहाँ पे।
कि मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन होती है, वो एज इट इज लिख देते हैं उसको, एज इट इज नहीं लिखा जा सकता मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशन को। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड से। तो आप लोगों ने एक और काम करना है, जब आप बनाएंगे ना अपनी असाइनमेंट, तो आपने कमेंट्स देने हैं सबसे ऊपर स्लैश स्टैरिक, और ये एंड होते हैं स्टैरिक स्लैश से। इस दर आप लिखेंगे अपना प्रोग्राम का टाइटल। फॉर एग्जांपल मैं इसका टाइटल ले देता हूँ फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ये इसका टाइटल है। फिर आप लिखेंगे ऑथर, किसने लिखा है ये प्रोग्राम, आप अपना लिखेंगे रोल नंबर और नेम। ठीक है, मैं जस्ट अपना नेम लिख देता हूं, लेकिन आप अपना रोल नंबर, क्लास और नेम लिखेंगे। ठीक है, डेट, किस डेट को आपने प्रोग्राम राइट किया, ये कमेंट्स देंगे ऊपर आप अपने। मैंने तो जस्ट अपना नेम लिखा है, आप अपनी रोल नंबर, क्लास और नेम लिखेंगे। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ये इन फ्यूचर जितनी भी असाइनमेंट्स बनाएंगे कमेंट्स ऐसे ही देंगे आप लोग। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर वेरिएबल्स, ये कमेंट्स भी आप ऐसे ही देंगे कि ये पहला स्टेप आ गया हमारा। पहला स्टेप क्या है? डिक्लेयर। तो वेरिएबल्स हमने बनाने दो, कौन कौन से? रेडियस और अगला स्टेप क्या था? इनपुट वेरिएबल्स। आप कमेंट्स देंगे और उसके बाद इनपुट लेंगे उसको, सी आउट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल और सेमीकोलन सी इन आर ए डी। ठीक है, इनपुट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है? परफॉर्म कैलकुलेशंस। परफॉर्म कैलकुलेशंस, एरिया इज इक्वल टू, पहले आप फार्मूला लिख लें, बाद में एरिया लिखिएगा। फार्मूला क्या था उसका? पाई। पाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना। तो आर के लिए हमने वेरिएबल कौन सा बनाया? रेडियस। तो स्क्वायर कैसे लेंगे? इसको आप दो दफा लिख दें मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर निकल आएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपने लिखा है, इसका आंसर किस वेरिएबल में जाना चाहिए? एरिया में। तो आपने शुरू में एरिया लिख दिया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट्स। ठीक है, अब आपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना है। रिजल्ट क्या था? एरिया ऑफ सर्कल इज, आगे आपने एरिया वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा देनी है। दैट्स इट। रिटर्न 0 हमने नहीं लिखा था, वो हम लिख देते हैं। हाँ जी, प्रोसेस समझ आया? इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको प्रोग्राम आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल हमने दे दिया 1.9 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आंसर क्या आया? एरिया ऑफ सर्कल इज 11. समझ आ गई बात? इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने इसमें एक कांस्टेंट यूज किया है 3.14। इसको हम एज अ कांस्टेंट भी बना सकते हैं। यहां पे ना अब नए फ्लोट, और इस कांस्टेंट का नाम आप रख लें कोई सा भी, फॉर एग्जांपल पी आई, और इसकी वैल्यू भी आप साथ ही डिफाइन कर दें, और इसके शुरू में कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दें। दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और जहां जहां पे इसकी वैल्यू चाहिए वहां वहां पे इसका नाम लिख दें आप। तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच है कि बजाय आप वैल्यू डायरेक्ट वहां पे लिखने के, आप एक कांस्टेंट डिफाइन करके उसके बाद जहां जहां पे उसको रिक्वायर्ड है, हो सकता है आपने कुछ और कहीं और भी इस्तेमाल करना हो, कोई और फार्मूला है जहां पे आपने पाई की वैल्यू यूज करनी हो, तो आप एक दफा उसकी वैल्यू डिफाइन कर दें और उसके बाद उसको चेंज कर, जहां जहां पे उसकी जरूरत वहां पे अप्लाई कर दें।
और इसका फायदा यह है कि अगर कभी आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ जाती है, तो अगर आपने फर्ज करें 10 जगह पे उसकी वैल्यू लिखी थी, तो 10 जगह पे जाकर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको एज अ कांस्टेंट शुरू में डिफाइन कर दिया है, तो जहां जहां पे आपने उसकी वैल्यू यूज की होगी वहां पे चेंज हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी ना 3.14159, तो अब जहां जहां पे मैंने ये पी आई का कांस्टेंट यूज किया होगा वहां वहां पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 1.9, ये इस बार थोड़ा सा रिजल्ट्स इसके डिफरेंट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, कांस्टेंट बनाना भी समझ आ गया आपको कैसे बनाते हैं कांस्टेंट। जस्ट उसके शुरू में आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू लाजमी देनी है आपने कांस्टेंट की। वेरिएबल की वैल्यू देना ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू दें या ना दें, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू देना मस्ट है, नहीं देंगे तो कंपाइलर एरर देगा। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, हमारा ये एक प्रॉब्लम हो गया है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम चलते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये हम एक नया प्रोग्राम बना देते हैं, सेव फाइल एज P8, और इसको हम कर देते हैं खत्म। इस प्रोग्राम का टाइटल भी चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। बाकी ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर वेरिएबल्स। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए प्रॉब्लम का मतलब क्या है। व्हाट इज फ़ारेनहाइट एंड व्हाट इज सेल्सियस? ये टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। नॉर्मली जब आप डॉक्टर से थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर चेक करवाते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में आपको रिजल्ट्स देता है। 97 डिग्री ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी, वो फ़ारेनहाइट में रिजल्ट देता है। 97 डिग्री इट इज फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं है वो। और लेकिन जब आप अपना सिटी का टेम्परेचर नापते हैं कि आज कितनी डिग्री है, आज कितना टेम्परेचर है, तो वो सेंटीग्रेड में बता रहा था। ये अभी नीचे रिजल्ट्स भी आ रहा है, ये देखें नीचे मिल रहा है, ये देखें 22 डिग्री सेंटीग्रेड है आज टेम्परेचर। तो अगर आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को, तो उसका प्रोग्राम हमने बनाना है। ये अभी फिलहाल हम करने लगे हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसका उलट आप खुद कर लीजिएगा, ये फ़ारेनहाइट दें तो सेल्सियस निकल आए, या सेल्सियस दें तो मैं एक वाला कर रहा हूं, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, एफ और सी। एफ फॉर फ़ारेनहाइट और सी फॉर सेंटीग्रेड। अगला काम क्या होगा, इनपुट। अब मुझे बताएं इसमें से इनपुट कौन सा होगा, एफ या सी? एफ, शाबाश, क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट हमारे पास होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे ना। तो कौन देगा, यूजर। एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, सी इन, इनपुट किस में ले लिया हमने, एफ में। यूजर ने इनपुट दे दिया, अब हमने क्या करना, अगला काम परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसका फार्मूला बता देता हूं मैं आपको, लेकिन फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको इन प्रैक्टिस हम इसको कैसे लिखते होते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में उसको ऐसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू गालबन 5/9 है या 9/5 है, मुझे कंफर्म नहीं है, इसको भी कंफर्म हो जाएगा, f माइनस 32। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू f/। अब इसको हम c में कैसे लिखेंगे, आप इसको पहले जो इसकी राइट साइड है ना वो देखें, इसको हम c में कैसे लिखेंगे, 5/9 इंटू f माइनस 32। अब आप देखें हम इसको कैसे लिखेंगे, 5/9। अगर तो आप इंट रिजल्ट चाहते हैं तब तो ये ठीक है, अगर आप फ्लोट रिजल्ट चाहते हैं तब ये गलत है। आप जानते हैं ये गलत लिखा है हमने। अगर आप फ्लोट रिजल्ट चाहते हैं, क्यों गलत लिखा है, इसका आंसर इंट में आना है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा और वो पॉइंट काट के सिर्फ 0 दे देगा आपको आंसर, तो आपके रिजल्ट सारे गलत आएंगे।
हमें चाहिए फ्लोट में, तो इसको आप दोनों को 0.0 कर दो। समझ आ गई बात? आगे है इनटू, इनटू f-32। इनटू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सी में, आप डायरेक्ट ऐसे आगे ब्रैकेट नहीं डाल सकते। इनटू का ऑपरेटर आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और अब आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, यहां पे आप लिखते हैं f-32। अब ठीक है। अच्छा, यहां माइनस हो रहा है तो यहां पे आप 32 के साथ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत होती है डिवाइड या मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है वो किस वेरिएबल में रखना है आपने? सी में। सी इज इक्वल टू, अब हम इसको डिस्प्ले रिजल्ट्स, ठीक है, समझ आ गई? रन करते हैं इसको। फॉरेन हाइट में हमने लिखा 97, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो रिजल्ट क्या है सेल्सियस में? 36.11। समझ आ गई बात? इसका काउंटर पार्ट आप लोग खुद करेंगे, रिवर्स इसका, कि सेल्सियस दें तो उसका फॉरेन हाइट निकल आए। जैसे हमें 22 डिग्री है सेंटीग्रेड, तो उसका फॉरेन हाइट में कितना बनेगा, ये आप लोग खुद बनाएंगे। दिस इज नॉट योर असाइनमेंट, दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क। ओके, अब अगला जो हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, कौन सा ये आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यही है, माइनस बी प्लस माइनस। अब इसको हमने कन्वर्ट करना सीखना है, ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसमें वेरिएबल्स आप बताएं जी, सबसे पहले कि वेरिएबल्स कितने चाहिए हमें, बताएं जी इस क्वेश्चन। 3 वेरिएबल्स तो मस्ट हैं, ए बी सी। इसके रिजल्ट्स के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर इधर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, रिजल्ट के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? एक। ये मैथमेटिक्स में x इज इक्वल टू लिखा होता है, लेकिन जब ये सी में चलेगा तो इसके 2 वेरिएबल्स बनेंगे, बिकॉज यहां पे प्लस माइनस है। एक प्लस के साथ x आना है, एक माइनस के साथ x आना है। तो x के लिए हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, x1 x2। समझ आ गई बात? तो अब हम इसके वेरिएबल्स बनाते हैं, फ्लोट a b c x1 x2। ठीक है, इनपुट कौन से लेंगे? ए बी, शाबाश। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स इनपुट ले लें, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, मैसेज एक आएगा, एंटर वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, जो भी आप मैसेज देना चाहें, और नीचे आप इस तरीके से इस मेथड को यूज करते हुए जितने चाहें आप एक ही लाइन में, यूजिंग ओनली वन सीन स्टेटमेंट, आप ये इनपुट ले लें। ठीक है, जितने इनपुट लेने उतनी बार ये सिंबल लगाते जाएं। इस सिंबल को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? मैं लिखा तो इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और ये जो सिंबल है ना, ये वाली, ये उसकी उलट है ना, इसको कहते हैं इंजर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ओके, इनपुट हो गया। अब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। कैलकुलेशन ये हमारे सामने है ना, माइनस बी प्लस माइनस सो ऑन। इसकी राइट साइड हमने लिखनी है, लेफ्ट नहीं लिखनी, सिर्फ राइट साइड। तो सबसे पहले क्या है, एक तो चीज याद रखें, ये ओवर है, सिंबल है ना, ओवर की सिंबल है। एक कंप्लीट हिस्सा उसके ऊपर है और एक कंप्लीट हिस्सा इससे उसके नीचे है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं। ऊपर वाला सारा हिस्सा इसके अंदर लिखेंगे और नीचे वाला सारा हिस्सा इसके अंदर लिखेंगे। नीचे तो 2a लिखा हुआ है ना, उसको पहले लिख लेते हैं, 2a ऐसे लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे? दरमियान में स्टार लगाएंगे, अदरवाइज कंपाइलर 2a को नहीं पहचानेगा व्हाट इज 2a। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। अब इसमें पहले आप माइनस बी लिख लें, प्लस माइनस में से एक चीज ही लिख सकते हैं आप, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं लिख सकते। प्लस लिख लें आप, आगे क्या है? बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाली ये सिंबल तो यहां पे नहीं डाली जा सकती सी में। इसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास, SQRT। क्या नाम है? इसके ब्रैकेट्स लगाएं और इसके अंदर जो भी आप जिस चीज का स्क्वायर रूट निकालना है वो लिख दें यहां पे। और किसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने? इसका निकालना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर ये आ गया माइनस 4ac, ऐसे लिखेंगे ना? गुड, ये आपको कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसको आपने असाइन किसको करना है? x1 को असाइन करना है ना। ये कंप्लीट करें और नीचे इसको पेस्ट कर दें और इसको x2 को आप सेम दे दें। डिफरेंस क्या होगा? यहां पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। समझ आएगी दोनों ये? अब आप इसको रन करेंगे ना आप, तो यहां पे मसला आएगा एक। बिल्ड करें इसको, ये लें जी। क्या मसला है जी? ये देखें जरा, गौर से पढ़ें। ये लिखा है एरर SQRT was not declared in this scope। उसने SQRT को पहचानने से इनकार कर दिया है। ये क्या चीज है? क्यों मसला है ये? हेडर फाइल नहीं डाली इसकी, तो हम इसकी हेडर फाइल डालते हैं। कौन सी है? मैथ्स डॉट। अब दोबारा कंपाइल करते हैं। अब देखें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है। अब आपने एक नई हेडर फाइल सीख ली, कौन सी? मैथ्स डॉट एच, और उसका फंक्शन कौन सा है? समझ आ गई बात? अब हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म हो चुकी हैं, उसके रिजल्ट्स डिस्प्ले करने। कितने रिजल्ट्स हैं हमारे पास? कौन कौन से? \n लगा दें यहां पे, रन करते हैं। ओके, कोई वैल्यूज बताते हैं। बी स्क्र माइनस 4ac, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू तो नहीं, पहले ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है। वैसे ये इनपुट आप अलग अलग भी ले सकते हैं। सी की वैल्यू 2 कर दें। पहली वैल्यू 1 एंटर की है, वो जाएगी ए में, 6 एंटर की जाएगी बी में, और 2 जाएगी। रिजल्ट्स आ गए। x1 की वैल्यू ये है -0.354249। जो आप मैट्रिक के अंदर इतना लंबा आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे और रिजल्ट्स निकालते थे, ये उसने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल लिया। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत सारे अभी इस सोल्यूशन के अंदर। इसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यूज देंगे या बी की वैल्यू छोटी देंगे, ए बी की वैल्यूज बड़ी देंगे, तो इसके रिजल्ट्स खराब आएंगे। लेकिन वो हम जाएंगे जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, तब इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे हम। लेकिन फिलहाल हम एक और इसमें कर सकते हैं चेंज। देखें, इसमें ये जो हिस्सा है, ये वाला स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नीचे वाली इक्वेशन, नीचे वाले एक्सप्रेशन के अंदर भी रिपीट हो रहा है ना रिपीट। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो, उसको एक दफा आप अलग वेरिएबल के अंदर रख लें, फिर जहां जहां उसकी जरूरत है उस वेरिएबल को यूज करें। इस वजह से इस चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मैथमेटिक्स में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं गालबन। डी वेरिएबल हम बना लेते हैं एक, और कैलकुलेशन से पहले हम d इज इक्वल टू, आगे ये सारा एक्सप्रेशन है ना जो, इसको उठा के इधर रख देते हैं। समझ आ गई बात? इस और यहां से भी इसको खत्म कर देते हैं और इसकी जगह पे d लगा देते हैं, सिंपल d। तो अब ये ज्यादा नहीं आसान पढ़ने में, कि वो जो आपने अंडर रूट वाला पोर्शन था वो सारा उठा के आपने एक अलग वेरिएबल के अंदर रख दिया d के अंदर, और जहां जहां पे उसको जरूरत थी वहां पे d लिख दिया।
तो ये पढ़ने में ज़्यादा आसान है। हो सकता है ये आगे भी कहीं यूज़ हो, तो आपने जस्ट डी लिख दें। आप बार बार इसको लिखने बजाय इसको लिखने के, और अगर आप बार बार इसको लिखेंगे तो कहीं पे आप गलती भी कर सकते हैं। अब इसको दोबारा रन करें, हम वही वैल्यूज दोबारा देते हैं, लेकिन सेम रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये तीनों प्रोग्राम्स मैंने करवा दिए आपको। अब ये कुछ हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इसमें से मुश्किल वाला तो मैंने आपको करवा दिया, ये वाला। आई होप ये आप खुद कर लेंगे, ये भी और ये भी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस वर्क है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अगर आर की पावर 5000 आ गई, 5000 दफा लिखे हैं, वेरी नाइस। इसका बेटा आंसर ये है कि इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है POW। PO, इसमें आप पहले दें, फॉर एग्जांपल R वेरिएबल है और उसकी वैल्यू आपने 5000 है फर्ज करें, भी ख्याल है इतनी बड़ी वैल्यू कंप्यूट ही नहीं करेगा वो, और x2 कर देते हैं। मैं जस्ट उसको कंपाइल करना चाह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को। R वेरिएबल रिकग्नाइज नहीं है, हम A कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। ये भी maths.h के अंदर है, ये देखें चल गया ये। ठीक है, जिस वेरिएबल की पावर निकालनी है पहले वो यहां पे लिखें, और जितनी उसकी पावर निकालनी है वो यहां पे लिखें। ठीक है, और जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप रख लें किसी वेरिएबल के अंदर। क्लियर? क्यों भी, बाकी को समझ आई बात? पावर का फंक्शन है POW, ये भी maths.h के अंदर है। maths.h के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के भी फंक्शंस हैं। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम आए तो वो भी सारे फंक्शन बने बनाए पड़े हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये देखें, ये जो नीचे लिस्ट खुलती है ना, इट मींस ये ऑलरेडी डिफाइंड है। कॉस, कॉस नहीं है, टेन, टेन है, बिल्कुल है, कॉस भी है, और ए कॉस भी गालबन होगा। हाँ, ये भी ए कॉस होते हैं जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन के। इसके अलावा मैथमेटिक्स में और कौन से फंक्शंस होते हैं, आप अगर आप यहाँ पे लिखें मैथ्स डॉट, ये देखने पड़ेंगे ऑनलाइन। ठीक है, समझ आ गई? ओके।